हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको एसआई यूनिट के बारे में बता दिया था। ठीक है, एसआई मात्रक बताए थे मैंने, 7 भौतिक राशियाँ बताए थे, उनके एसआई मात्रक बताए थे। उनको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आज जो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, वह है एसआई जो पद्धति होती है उसमें प्रयुक्त होने वाले पूर्व लगन। ठीक है, तो पूर्व लगन के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। क्यों जानना बहुत जरूरी है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं उन पूर्व लग्नों की बात यहां पर कर देता हूं। ठीक है, एक बार आपको पूर्व लगन मैं बता दूं, उसके बाद में उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज टॉपिक है आपका एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन। ठीक है, सो यहां से आप ये मान के चलो कि आज के बाद जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जो एसआई यूनिट थी वहां से लेकर के अब जितने भी आप टॉपिक पढ़ने वाले हो वो आपको ना लाइफ टाइम याद रखने हैं। समझ में आ रही बात? अगर आपको केमिस्ट्री के फील्ड में कुछ करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ से सारी चीज़ें जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें बाद में बहुत प्रॉब्लम करती हैं किसी भी स्टूडेंट को। समझ में आ रही बात? तो अभी जो बेसिक पॉइंट है वो आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपके ना हायर लेवल में जब आप केमिस्ट्री से कुछ करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज या हम कहें कल जो लास्ट टॉपिक था आपका एसआई मात्रक जो थे वो आपको याद रखने हैं, और उसके बाद आज के बाद जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको याद रखनी है और वो रखी जाएगी अपने आप। जब आप इसको समझ जाओगे ना एक बार, तो इसको रटना नहीं पड़ता है, ये अपने आप समझ में आ जाती है। जैसे आज हम बात करते हैं कि एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन कौन कौन से हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 अगर आपको लिखा गया तो 10 का मतलब होता है डेका। ठीक है, या इसको ना हम 10 टू द पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, 10 टू द पावर 1 लिखो चाहे 10 लिखो। ठीक है, डेका। ऐसे अगर हम 10 टू द पावर 2 कर दें तो 10 टू द पावर 2 को हम कहते हैं हेक्टो। ठीक है, 10 टू द पावर 2 को हम क्या कहते हैं, हेक्टो। 10 टू द पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो। ठीक है, अगर 10 टू द पावर 6 आ गया तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे मेगा। ये पूर्व लगन है सारे के सारे। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। 10 टू द पावर 9 है तो इसको क्या कहेंगे, गीगा। ठीक है, 10 टू द पावर अगर 12 है तो इसको कहेंगे टेरा। 10 टू द पावर 15 है तो इसको कहेंगे पेटा। 10 टू द पावर 18 है तो इसको कहेंगे एक्सा। 10 टू द पावर 21 है तो इसको कहेंगे जेटा। और 10 टू द पावर 24 है तो इसको कहेंगे योटा। ठीक है, ये जितने भी पूर्व लगन है ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ये क्यों याद रखने जरूरी है। सपोज करो हम फोन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोन से स्टार्ट करते हैं। फोन में आपको पूछा जाता है कि भाई 4 GB की हमारी रैम या रोम जो भी कहो आप, कि आपकी रैम कितनी है, माना कि आपने कहा 4 GB है। अब यहां पर जीबी का मतलब क्या है, जीबी का मतलब, जी का मतलब है गीगा। ठीक है, और बी का मतलब क्या है, बाइट। ठीक है, अब अगर ये आपसे पूछ रहा है 4 GB है, यानी कि 4 GB है, आपके फोन की जो रैम है वो 4 GB है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कितनी बाइट है। अगर ये आपसे आंसर बाइट में पूछ रहे हैं, अगर आपकी रैम जो है फोन की वो 4 GB है, फोन इसलिए कह रहा हूं फोन ज्यादा यूज करते हैं आप लोग, तो अगर 4 GB की आपकी रैम है तो आपसे पूछा जाए कि उसमें कितने बाइट बन रहे हैं, तो आपको पता है कि गीगा का मतलब क्या होता है। देखो, गीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। तो आप समझ जाओ 1 GB का मतलब है,
यानी कि 1 गीगाबाइट का मतलब है 10⁹ बाइट। तो अब आप 4 गीगाबाइट का मतलब समझ जाओगे। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही करना है हमें कि अगर 1 जीबी का मतलब क्या है 10⁹ बाइट, यानी कि गीगा तो पूर्व लग्न है। गीगा तो क्या है? पूर्व लग्न है, जिसका मतलब है 10⁹। उसके बाद पीछे जो भी लगा है वो लगा देना आपको। चलो इसको और सीधे सीधे समझते हैं और थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। सपोज करो केबी। केबी का मतलब तो जानते हो आप लोग। माना कि 1 केबी आपसे पूछा है कि 1 किलो बाइट है, तो 1 किलो बाइट का मतलब कितने बाइट है? तो बाइट हो गए आपके 10⁻³ बाइट। मतलब समझ रहे हो ना? किलो पूर्व लग्न है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³। जैसे मैंने आपसे पूछा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? तो मीटर तो ऐसा का ऐसा उतर आएगा, मीटर तो वैसा का वैसा उतर आएगा। किलो की जगह आपको क्या लगा देना है? 10⁻³ लगा देना है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं आपसे पूछूं 1 टेराबाइट बराबर कितने बाइट? तो 1 टेराबाइट है, ठीक है, 1 टेराबाइट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1 टेराबाइट बराबर कितने बाइट, तो बाइट तो वैसे लिख देना है क्योंकि बाइट में ही तो आंसर पूछा जा रहा है आपसे। अब टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है 10⁻12। तो 1 टेराबाइट का मतलब है 10⁻12 बाइट। ठीक है। अब हर्ज की बात करते, सपोज करो मैंने आपसे पूछा भाई 1 मेगा हर्ज। मैंने आपसे पूछा 1 मेगा हर्ज बराबर कितने हर्ज? आवृत्ति भाई, आवृत्ति। हर्ज में तो मापते हैं आवृत्ति को। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है माने कि 1 मेगा हर्ज है, MHz है। आपसे पूछा गया 1 मेगा हर्ज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मेगा हर्ज का मतलब क्या है, कितने हर्ज होते हैं, तो हर्ज तो लिखोगे आप डायरेक्ट, क्योंकि 1 मेगा हर्ज में कितने हर्ज होते हैं, तो आंसर आपको हर्ज में पूछ रहा है। अब पूर्व लगन क्या लगा है? मेगा लगा है, तो मेगा पूर्व लगन लगा है, तो आप लोगों को मेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है? 10⁶ होती है। तो आप कहोगे 1 मेगा हर्ज बराबर 10⁶ हर्ज होता है। अब ये हर्ज कब आएगा आपका? जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की बात भी करेंगे, लैम्डा की बात भी करेंगे। ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें जब हम वहां पर करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं आपको लिखाऊंगा कि माना कि मैंने आपको लिखाया कि कोई रेडियो का विविध भारती प्रसारण हो रहा है, वो 1367 मेगा हर्ज पर, माने ऐसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपको, इतने पर क्या कर रहा है, प्रसारित होता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो अब मेगा हर्ज को मैंने लिखा है और मैं आपको आंसर हर्ज में पूछ रहा हूं, तो हर्ज में आंसर को कन्वर्ट करने के लिए आपको मेगा की जगह क्या लगा देना है? मेगा की जगह आपको क्या लगा देना है? 10⁻6 लगा देना है। समझ में आ रही बात? 10⁻6 लगा देना, हर्ज में आंसर आ जाएगा आपका। तो अब समझ गए हो ये पूर्व लगन कितना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये याद हो जाएगा अब आपको अच्छे से। अभी माइनस में अगर आने लग जाए कि 10⁻−1, तो 10⁻−1 होता है डेसी। ठीक है। 10⁻−2 होता है सेंटी। 10⁻−3 होता है मिली। 10⁻−6 होता है माइक्रो। 10⁻−9 होता है नैनो। ठीक है। 10⁻−12 होता है पीको। 10⁻−15 होता है फेमटो। 10⁻−18 होता है एटो। 10⁻−21 होता है जेप्टो। एंड 10⁻−24 होता है योक्टो।
ठीक है, अब देखो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। ये सारे के सारे जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूर्व लग्न है, इससे पहले वाले भी और ये भी। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, आपसे पूछा गया 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर। अब आंसर तो आपसे मीटर में पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि मीटर को तो आपको वैसे के वैसे रहने देना है। अब नैनो का मीनिंग क्या होता है, नैनो का यहां पर जो मतलब है वो 10⁻⁻9 है, तो हम लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। समझ में आ रही बात। तो पूर्व लग्न कितने जरूरी है, अगर आपको पूर्व लग्न की वैल्यू नहीं पता तो आपके आंसर कभी आएंगे नहीं। जैसा मैंने लिखा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो को म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर मतलब मीटर में आंसर पूछ रहा है तो मीटर को तो ऐसे ही रहने देना है। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे में पूछू 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप लिखोगे 10⁻⁻3 मीटर। मैं कहूं 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर सीएम बराबर कितने मीटर, तो मीटर को तो वैसे के वैसे रहने देना है। अब सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, 10⁻⁻2 ही तो बनेंगे। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ऐसे करके ना हमें यूनिट कन्वर्जन आना जरूरी है। अगर आपको यूनिट कन्वर्ट करनी नहीं आती तो आपके आंसर ही नहीं आएंगे सही। समझ में आ रही बात। जैसे मैं पूछूं कि भाई 1 किलोग्राम है, माना कि मैंने पूछा 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो मैंने कहा था ना किलो का मतलब होता है 10⁻3 और ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में लिखना है। इसी प्रकार अगर ये आपसे पूछ ले कि 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर, अब आंसर ग्राम में पूछ रहे हैं ना तो आपको आंसर ग्राम में लिखना है। मिली का मतलब आपको पता होना चाहिए, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम हो गया, 10⁻⁻3 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं ये बताने जा रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो पूर्व लग्न होते हैं ये पूर्व लग्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके आंसर तब तक सही नहीं आएंगे जब तक आपको ये चीजें पता नहीं। समझ में आ रही बात। अगर ये चीजें आपको पता नहीं तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आपको 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं वही नहीं पता तो आपका आंसर कहां से आएगा। या अगर आपसे माइक्रोमीटर में क्वेश्चन पूछा गया है और उसको मीटर में कन्वर्ट करने को बोला है कि मीटर में आंसर दो, तो आपको माइक्रो का ही पता नहीं है तो मीटर में आंसर तो आने वाला है नहीं आपका। समझ में आ रही बात। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ यूनिट कन्वर्जन ऐसा भी होता है, कैसा, जैसे 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो आपको पता है 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर बता दे। 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, 1 पिकोमीटर बराबर होंगे 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप लिखोगे 10⁻⁻12 मीटर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की बात कहूं तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर। और अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मीटर का मतलब होता है 10⁻2 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो 10⁻2 को यहाँ ऐड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10⁻−10 मीटर। अब ये ऐड कैसे होता है, पावर, इसके लिए वैज्ञानिक संकेतन आते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻+2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे करके ना पिकोमीटर को मीटर में और फिर उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻⁹ मीटर, और मैं इसी चीज को कहूं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ये आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर
-7 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि जब मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस का तो माइनस ही होगा, तो -9 में से +2 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, समझ रहे हो, 7 आ जाएगा ना, प्लस माइनस का तो माइनस ही होता है, तो घटेगा जरूर, साइन भी माइनस में ही रहेगा। भाई एक बात पता है आपको, -9 बड़ा है -7 बड़ा है, -7 बड़ा है ना, अरे ये -9 है ये 7 है, यानी कि ये 0 की ओर जा रही है ना वैल्यू, तो -7 बड़ा है। तो अगर मैंने प्लस में कोई चीज ऐड की है यानी कि 2 बढ़ाए हैं, -9 में 2 इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करके वो -7 ही तो होगा ना, यही तो हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि पावर को कैसे ऐड करते हैं, दशमलव को कैसे आगे पीछे करते हैं, दाएं बाएं खिसकाते हैं, वो सब मैं वैज्ञानिक संकेतन में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये पूर्व लगन कितने जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आगे बढ़ते हैं आज, अब इस यूनिट कन्वर्जन के बाद कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, जैसे द्रव्यमान और भार। कभी कभी आपसे ना इसमें डिफरेंस पूछ लेता है, तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, ये बहुत जरूरी है आपको। देखो द्रव्यमान क्या चीज है, कोई भी पदार्थ लिया उसमें जितना द्रव्य की मात्रा यानी कि पदार्थ की जितनी मात्रा उसमें उपस्थित है, जितनी मात्रा उसमें उपस्थित है वो तो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। किसी भी पदार्थ में द्रव्य की जो मात्रा उपस्थित है वो उसका द्रव्यमान है। जैसे मैं कहूं ये चौक, इस चौक का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसकी अमाउंट हमें देखनी, इसमें कितनी अमाउंट मौजूद है, वो तो इसका द्रव्यमान है। अब भार क्या होता है, भार ना गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इस द्रव्यमान के साथ इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा के साथ साथ उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को एक साथ मेजर करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो द्रव्यमान तो केवल द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन ये द्रव्य की मात्रा के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करता है। यानी कि मैं अगर कहूं कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस पदार्थ को अपने हाथ के ऊपर रख रहा हूं तब भी इसका द्रव्यमान इतना ही है, इस हाथ के ऊपर रखूंगा तब भी इसका द्रव्यमान इतना ही है, चाहे मैं इसको किसी भी जगह पर रखूंगा इसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें द्रव्य की मात्रा थोड़ी ना कम ज्यादा हो जाएगी, मैं इसका द्रव्यमान इतना ही रहेगा, क्योंकि इसे मैं ऐसा का ऐसा जहां भी रखूंगा इसमें द्रव्य की मात्रा उतनी की उतनी मौजूद है जितनी है। लेकिन भार इसका परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अलग अलग कार्यरत होता है, ठीक है। तो भार क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्य की मात्रा के साथ साथ उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए भार जो है ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये अनसर्टेन अमाउंट होती है, जबकि द्रव्यमान क्या आपका फिक्स अमाउंट है। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, किलोग्राम है। लेकिन जनरली जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री में ना किलोग्राम की वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि किलोग्राम में हम कोई चीज मापते ही नहीं है। जनरली हम जब लैब में जाते हैं तो किलोग्राम को हम एसआई, जो एसआई यूनिट है इसको हम क्या करते हैं, मात्रक के रूप में यूज नहीं करते हैं, सीजीएस पद्धति के द्वारा जी ग्राम को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। और 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है आप अच्छे से जानते हो, 10⁻³ ग्राम होता है, अभी अभी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूनिट किसको यूज करते हैं, ग्राम को यूज करते हैं जनरली केमिस्ट्री में, ठीक है। तो द्रव्यमान और भार के बारे में पता चल गया। किसी भी पदार्थ में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होगी वो उसका द्रव्यमान होगा, और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस द्रव्य की मात्रा के साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्यरत है वो उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए भार अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग आ सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है
वो कहीं पर भी होगा, वो फिक्स ही होगा, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य की मात्रा थोड़ी ना आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से भार अलग आ सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान कभी भी अलग नहीं आएगा। बाकी तो जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छा समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। वैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा ही है अपनी जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, और साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन जनरली हम यहाँ पर जो यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए। ठीक है, एक बात ये थी। एक आता है वॉल्यूम, आयतन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो आयतन क्या है, किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, भाई आयतन को हम कैसे लिखते हैं, लंबाई का होल क्यूब लिखते हैं, और लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर। तो जनरली मैं कहूं कि आयतन का जो एसआई मात्रक है वो तो मीटर क्यूब है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब केमिस्ट्री की बात आती है तो वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं कि हमने क्या किया, 1 लीटर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर बनाया। तो वॉल्यूम को जनरली हम यहाँ पर लीटर में मेजर करते हैं, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो लीटर होता है, ना कि मीटर की पावर क्यूब। तो मीटर क्यूब ना लेकर के हम क्या करते हैं, इसकी छोटी छोटी यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं या डेसीमीटर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, आयतन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, यानी कि मीटर की पावर 3 है, मीटर क्यूब है। लेकिन हम मीटर को यहां पर यूज नहीं करते, मीटर की जगह क्या यूज कर लेते हैं, सेंटीमीटर की पावर 3 और डेसीमीटर की पावर 3, हम ये यूज कर लेते हैं। अब इनका रिलेशन लीटर के साथ क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, अभी अभी मैंने यूनिट कन्वर्जन सिखाया है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ लीटर। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, आयतन का जो मात्रक है वो लीटर है रसायन विज्ञान में, और लीटर को हम कैपिटल एल से डिनोटेट करते हैं। गलती से भी आप स्मॉल एल से डिटेक्ट मत कर देना। जैसे मैंने मिलीलीटर लिखा है तो बहुत सारे लोग ना ml लिख देते हैं, तो बहुत गलत बात है। देखो m छोटा हो सकता है क्योंकि ये मिली है, लेकिन लीटर का जो मात्रक है वो एल ही है कैपिटल, तो आपको कैपिटल एल ही लिखना है। उसके बाद एक और चीज देखनी, एक एग्जाम हुआ था अभी मुझे ध्यान नहीं, उसमें आयतन का मात्रक पूछ लिया था, तो एक में एल लिखा हुआ था, एक में स्मॉल एल लिखा हुआ था, एक में स्मॉल एल के बाद डॉट लिखा था, एक में एल के बाद डॉट लिखा था। तो बहुत सारों को तो पता ही नहीं था, बहुत सारे इसको टिक करके आगे, बहुत सारे इसको टिक करके आगे, बहुत सारे इसको टिक करके आगे। एक्चुअल ये होता है आपका मात्रक। देखो डॉट भी नहीं लगाते हम मात्रक के पीछे, मैंने पहले कहा था डॉट लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लीटर का मात्रक, सॉरी आयतन का मात्रक ये है लीटर, और कैपिटल एल से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या कहा, एसआई मात्रक तो वैसे मीटर की पावर क्यूब है, लेकिन एसआई मात्रक को हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम जनरली मात्रक जो है वो तो लीटर में लेते हैं, तो अब 1 लीटर का इन सेंटीमीटर क्यूब से और डेसीमीटर क्यूब से क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आप मेजरमेंट देख लो भाई, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पात्र लोगे और उसमें आप कोई सॉल्यूशन भरोगे, तो वो जो सॉल्यूशन जाएगा उसमें वो किसके बराबर जाएगा, 1 ml के बराबर जाएगा। अब 1 ml बराबर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ml बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अगर 1000 ml है तो 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना, 1 लीटर बराबर कितना, 1000 ml, एंड 1000 ml बराबर कितना है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अगर मैं लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कर सकता हूं, इतना आपको आना चाहिए। आप सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब भी निकाल सकते हो आप लोग। तो ये यूनिट कन्वर्जन आना आपको बहुत जरूरी है, इसी के लिए तो मैंने आपको पूर्व लगन सिखाए थे। अभी सिखाए कि नहीं सिखाए? तो अब द्रव्यमान से मैंने आपको बता दिया, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक वैसे किलोग्राम है, लेकिन इसको हम जनरली ग्राम में शो करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जब हम केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरली ग्राम में आपको ये मिलेगा। आयतन लीटर में आता है, वैसे इसका जो एसआई मात्रक को मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में हम यूज नहीं करते, जनरली इसको सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं। और इसका लीटर के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मैंने आपको बता दिया। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी भी आपको आनी चाहिए। डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। घनत्व, घनत्व क्या होता है? देखो, घनत्व को हम जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उसका जो द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व कहलाएगा। किसी भी पदार्थ का इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। यानी कि घनत्व क्या होगा? प्रति इकाई आयतन, आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी बताया नहीं मैंने, आयतन को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम है। और मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रति इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वही उसका क्या होगा? घनत्व होगा। ये रही जी बात। अब अगर मैं घनत्व का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछूं तो निकाल सकते हो भाई। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में। मात्रक है ना, मास का मात्रक क्या? किलोग्राम। और आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। तो इसको अगर मैं टोटली लिखूं तो किलोग्राम मीटर की पावर -3 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था आपको, केमिस्ट्री में जनरली हम किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम से। और मीटर की पावर -3 यानी कि मीटर क्यूब को किससे रिप्रेजेंट करते थे? सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर की पावर माइनस क्या आ जाएगा? 3। तो जब भी आपको डेंसिटी मिलेगी ना केमिस्ट्री में, तो डेंसिटी आपको किस में मिलेगी? ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 में मिलेगी। ऐसे आपको डेंसिटी दी गई होगी, किलोग्राम मीटर की पावर -3 में नहीं दी गई होगी। 11th क्लास की बात कर रहा हूं, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर आपको इसमें दी गई होगी, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 में दी गई होगी। ठीक है, जैसे वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, लीटर में दे सकता है। मास आपको किलोग्राम की जगह किस में दे देगा? ग्राम में दे देगा। ठीक है, तो ये आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो घनत्व क्या है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहां तक डेंसिटी मैंने बता दिया, वॉल्यूम मैंने बता दिया, मास मैंने आपको समझा दिया, वेट क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर, जिससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, टेम्परेचर, ताप। अभी ताप का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको कल बता दिया था, केल्विन था। लेकिन ताप के जो मात्रक हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। केल्विन तो मैंने कल बता दिया था, इसको हम कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ क्या रिलेशन है, या डिग्री सेल्सियस का केल्विन के साथ क्या रिलेशन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में कैसा पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। बात खत्म। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया उसके साथ कितना ऐड कर देना है? 273.15 ऐड कर देना है। आंसर आपका केल्विन में आ जाएगा। अगर आपको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो केल्विन दिया गया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा
273.15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कि केल्विन में कन्वर्ट करो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें ऐड कर देना है कितना, 273.15। ये आपका आ जाएगा 300.15 केल्विन आंसर। समझ में आ रही बात। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको क्या जोड़ देना है, 273.15 जोड़ देना। अब मैं कहूं 300.15 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो आपको क्या लिख देना है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन कितना है 300 माइनस 300.15 माइनस कितना कर दोगे, 273.15 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। अब डिग्री सेल्सियस से आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना सिखाऊंगा, उसके बाद फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कराना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है आपका सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करने का, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना है, 9/5 कर देना है और ये कितना है 25 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। या तो ऐसे रख दो सीधे सीधा और प्लस में कितना लिख देना है 32। तो 5 जा 25 एंड 9 जा 45 प्लस 32 बराबर कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर मैं आपसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछूं तो आपको अच्छे से पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 36.9 डिग्री सेल्सियस वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा, तो आप इसको अपने हिसाब से घर में कर लेना। आपको क्या करना है 36.9 डिग्री को यहां लिख करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने को बोलूं डिग्री सेल्सियस में तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले को उल्टा कर देना है 5/9 और कोष्टक में लिख देना है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे मैं इसी को अब सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोलूं कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, देखो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 5/9 एंड ये आ जाएगा 77 माइनस 32 और 77 में से अगर आप 32 घटाओगे तो ये 45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 और यहां आ जाएगा आपका 45। तो 9 जा 45 एंड 5 जा 25, ये 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है। हम ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है घर का कि आपको पहले तो 36.9 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और वो जो डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा उसको रीचेक करना है इस फॉर्मूले में डाल करके कि ये आंसर वापस प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका वर्क है आज का। अब आगे मापन में अनिश्चितता, वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, ये सारे के सारे जो टॉपिक है मैं आपको क्या करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।